तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 0.62 कॉलेज। व्योम वहां से निकल गया था। वंश अभी भी अपने ख्यालों में उलझा ही था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने ख्याल को झटकते हुए बोला, हाँ, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। ये कहते ही उसे उस फोन कॉल का ख्याल आया। उसने अपना फोन जेब से निकाला और देखने लगा कि आखिर वो कॉल किसका था। फोन चेक करते हुए वो उस कमरे से बाहर निकलने लगा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी कमरे में दंदनाते हुए रिया अंदर आई। जैसे ही वंश उस कमरे से बाहर निकलने को हुआ, वैसे ही अचानक रिया उसके सामने भागते हुए आई। वंश का पूरा ध्यान उसके फोन पर था, वही रिया का उसके ध्यान की तो बात ही अलग थी। ऐसा था कि रिया सीधे वंश से जा भिड़ी। उन दोनों की एक तेज टक्कर हुई। रिया वंश के सख्त सीने से जा टकराए। वही वंश का ध्यान न होने की वजह से वो उसे संभाल नहीं पाया और वो दोनों सीधा जमीन पर जा गिरे। गिरते ही रिया की जोरदार चीख निकली, ये कहते ही उसने आंखें कसकर भींच ली। पर उसे वंश की वजह से चोट नहीं आई, क्योंकि वंश उसके नीचे था। एक तेज गिरने की आवाज कमरे में गूंज उठी। कुछ देर तक रिया उसी हाल में वंश के सीने से डर में चिपकी रही। पर तभी उसके कानों में वंश की गुस्से से भरी तेज आवाज आई, तुम। ये आवाज सुनते ही रिया ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने डरते हुए वंश की तरफ सर उठाकर देखा, जो आंखों में आग लिए उसे ही देख रहा था। रिया डरते हुए धीमी आवाज में बोली, तुम। ये कहते हुए उसने रोने सा मुंह बना लिया। वो मन में बोली, हे भगवान, आप हर बार इसी खड़ूस से मेरी टक्कर क्यों करवाते हो? अरे, अगर आपको मेरी टक्कर करवाने का इतना ही शौक है तो मेरे फेवरेट हीरो। ये कहते हुए रिया शर्माते हुए बोली, राज से करवा दो। वो मन ही मन में सोच सोच कर शर्मा रही थी। राज एक काफी बड़ा सिंगर और एक्टर था। मिलियंस में उसकी फैन फॉलोइंग थी। वही उनमें फैंस में एक रिया भी थी जो उसके गानों के लिए पागल थी। वही वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके कानों में फिर वंश की आवाज आई, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? ये सुनते ही रिया का ध्यान अपने ख्यालों से बाहर निकला। वो नासमझी में सिर हाँ में हिलाकर बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, हाँ, बिल्कुल सही है। वंश ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर ये अंधों की तरह चलने की वजह बताएंगी आप, जो हर बार मुझसे आकर भिड़ जाती हैं? ये सुनते ही रिया का मुंह गुस्से में खुल गया। वो गुस्से में बोली, तुमने मुझे अंधा कहा। उधर मल्होत्रा मेंशन। दादाजी अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखकर लग रहा था मानो वो कहीं बाहर जा रहे थे। वो हॉल से होते हुए वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर हॉल में रखी टेबल पर व्योम की कार की चाबी पर गई। कार की चाबी देखते ही वो अपनी जगह पर रुक गए। वो मुड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे से खुद से बोले, व्योम वापस आ गया क्या? उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी वहां से गुजर रहे एक नौकर पर उनकी नजर गई। उसे देखकर दादाजी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे रामू, इधर आना जरा। ये सुनते ही रामू, जो साफ सफाई का काम करता था, हमें सिर हिलाकर दादाजी के पास आया और बोला, जी सर, कहिए। तभी दादाजी बोले, रामू, क्या व्योम आ गया है? रामू बोला, जी सर, छोटे मालिक आ गए हैं, अपने कमरे में हैं सर। ये सुनकर दादाजी बोले, अच्छा ठीक है, व्योम के पास जाओ और कहो कि अभी के अभी नीचे आए, मैंने उसे यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही रामू ने जी कहा और वहाँ से व्योम के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसके कदम रुक गए। दादाजी ने उसे रुकता देखा तो सवाल किया, क्या हुआ, तुम गए नहीं? उनकी बात सुनते ही रामू बोला, सर खुद ही आ गए। ये सुनते ही दादाजी के कानों में भी सीढ़ियों की तरफ से किसी के जूतों की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही दादाजी ने सर ऊपर कर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां व्योम तैयार होकर हाथों में सूटकेस लिए नीचे आ रहा था। उसे आता देख दादाजी की भौहें सिकुड़ गईं। दूसरी ओर हॉस्पिटल, उसी वार्ड में डॉक्टर्स रियांश को ठीक करने में लगे हुए थे। वो अंदर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वही वार्ड के बाहर करीब 45 साल का आदमी सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी और डर दोनों झलक रहे थे। उसने एक ब्लैक कॉलर का सूट पहना था। उसके हाथ डर में उलझे हुए थे। वो बैठे ही थे कि तभी वार्ड से सारे डॉक्टर्स बाहर निकले। सबके चेहरों पर निराशा थी। पसीने अभी भी उनके माथे पर झलक रहे थे। वहां आते ही उन सब ने सर झुका लिया। उन्हें ऐसे देख वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो उन्हें देखकर कंपते हुए लहजे में बोले, सर। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी एक आदमी भागते हुए आया। आते ही वो वहां बैठे आदमी को देखकर बोला, नील सर, हमने उन्हें फोन करने की काफी कोशिश की, पर वो फोन नहीं उठा रहे। ये सुनते ही वहां सोफे पर बैठे शख्स नील सूर्यवंशी अपनी जगह से उठे और उस आदमी को देखकर गुस्से में बोले,
उन्हें फिर फोन मिलाने की कोशिश करो, जल्द से जल्द उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ये सुनते ही वो आदमी सिर हिलाकर बोला, ठीक है सर, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, और वहां से चला गया। उसके जाते ही नील फिर डॉक्टरों की तरफ मुड़े। तभी एक डॉक्टर फिर उसी डर भरे लहजे में बोला, मिस्टर सूर्यवंशी, हमने अपनी पूरी कोशिश की, पर। ये कहते हुए वो चुप हो गया। उसकी चुप्पी देख नील गुस्से में चिल्लाए, पर क्या? मैं कुछ भी नहीं जानता। वो मुझे अपनी आंखों के सामने सही सलामत चाहिए। जो करना है वो करो, पर उन्हें ठीक करो, समझे तुम सब? उनकी बात सुन एक आदमी फिर बोला, सर, हमने ऑपरेशन कर दिया है। उनके सर पर पहले भी एक गहरी चोट थी और फिर इस चोट से हो सकता है कि होश आते ही वो सब भूल जाएं। हमने उनके सारे घाव भी भर दिए, पर उन्हें अब तक होश नहीं आया है। उनकी हार्टबीट भी काफी स्लो है। अगर उन्हें शाम तक होश नहीं आया तो वो शायद हमेशा के लिए कोमा में चले जाएं। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। क्या होगा आगे? रिया और वंश वहीं, दूसरी तरफ रियांश हॉस्पिटल में। और कौन है ये नील सूर्यवंशी? क्या होगा जब सबको पता चलेगा रियांश की हालत के बारे में? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए धन्यवाद।